नमस्कार दोस्तों, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं विजय विक्रम सिंह आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप सभी भाई बहनों को गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि राजस्थान पीजीटी में बड़ी ही जोर की वैकेंसी है। 350 पद हिंदी के हैं और किसी भी जगह प्रवक्ता में इतने पद एक बार में एक साथ मिलना बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा कठिन काम है। इसलिए आप लोग जो है बिल्कुल तैयार हो जाएं और ये राजस्थान पीजीटी के लिए हम ये प्रैक्टिस श्रृंखला लेकर के आए हैं और इसकी दूसरी क्लास आज आपके सामने है। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन आपको कराए थे और आज जो है हम थोड़ा सा हमने स्टाइल बदला है प्रश्नों का। तो चलिए आगे चलते हैं और शुरू करते हैं। देखिए, जैसे आपके यहाँ लघु गद्य विधाएं भी हैं, निबंध है, नाटक है, कहानी है, उपन्यास है, मतलब लघु विधाएं हैं प्लस गद्य विधाएं भी हैं। तो सब मिला जुला आज क्वेश्चन इसमें। पिछले वाले में हमने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा से लिया था, इसमें मिक्स क्वेश्चन रखा है हमने, मिले जुले प्रश्न है। तो कह रहे हैं निम्न में से कौन निबंध का गुण नहीं है। देखिए, जब आप निबंध विधा पढ़ते हैं तो पहला क्वेश्चन आपको डिस्कशन यही करना चाहिए कि भाई निबंध किसे कहते हैं और निबंध का गुण क्या है। तो देखिए, निबंध क्या है कि किसी भी मुद्दे पर हमारी अपनी पर्सनल सोच है, जो हमारा अपना व्यक्तिगत विचार है, उस पर्सनल सोच को, उस व्यक्तिगत विचार को जो है लिखने को जो है निबंध कहते हैं। लेख और निबंध में एक अंतर होता है, याद रखना बेटा। जो लेख होता है, लेख में हम दूसरे के द्वारा दिए गए तथ्यों का सहारा अधिक लेते हैं। जैसे हमने कोई बात कहा तो कहीं से उठाकर उसके लिए एक एविडेंस रख दिया, एक तथ्य रख दिया, एक साक्ष्य रख दिया कि भाई हमने इस बिहाफ पर ये बात कही। पर निबंध में ये होता है बेटा कि जहां बहुत आवश्यक हो वहीं तथ्यों का सहारा लिया जाता है, अन्यथा निबंध में जो है हम अपने मौलिक विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं। ठीक है, तो निबंध का गुण कौन सा? आकार की सीमा, संक्षिप्तता नहीं है, लेखक का व्यक्तित्व उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखो बेटा, एक बात आप जानते हैं, अच्छा वो कोई बात नहीं, भागो नहीं भाई, गुड, रुक जाओ, चल अब नहीं। एक बात आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर इसमें लेखक का व्यक्तित्व शामिल हो गया ना, लेखक का व्यक्तित्व अगर शामिल हो गया इसमें, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्यों मामला गड़बड़ हो जाएगा? क्योंकि अगर लेखक का व्यक्तित्व शामिल हो गया बेटा, तो फिर निष्पक्षता नहीं रहेगी, निष्पक्षता नहीं रहेगी। और अगर निबंध में निष्पक्षता नहीं है तो फिर वह निबंध किसी काम का नहीं। अगर निबंध में निष्पक्षता नहीं है तो फिर वह निबंध किसी काम का नहीं है। इसलिए लेखक का व्यक्तित्व तो इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। देखो बेटा, ये आज हमने आंसर आपको टाइप करा के व्याख्या दी है, आपको मजा आएगा पढ़ने में। निबंध की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? पहला है कसावट, प्रभावशाली भाषा, विषयानुकूलता। ठीक है, अब यहां हमने कहा कि निबंध में विचार और भाषा दोनों में कसावट होनी चाहिए। देखिए, निबंध एक ऐसी विधा है बेटा, अगर इसमें बिखराव हो गया, चाहे भाषा का हो और चाहे विचारों का हो, अगर बिखराव हो गया तो समझ में नहीं आएगी बात। अगर बिखराव हो गया तो बात समझ में नहीं आएगी, और अगर बात समझ में नहीं आएगी तो फिर कोई मतलब ही नहीं। अगर बात समझ में नहीं आएगी तो फिर आपके लिए इसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए कसावट होनी चाहिए। जब आप जिस विचार को लेकर चल रहे हैं, फिर वो विचार अनवरत चलना चाहिए, लगातार चलना चाहिए, फिर उसमें कहीं भी बिखराव नहीं होना चाहिए। भाषा में भी ये नहीं, विचारों में एक श्रृंखला होनी हो, विचार बिखरे ना हो, वही चीज मैंने अभी बताया ना। अच्छा, एक बात और है, विचारों में संतुलन हो, प्रमुख बातों पर अधिक महत्व दिया जाए, गौण बातों पर कम। देखिए, निबंध की यह भी एक खास बात है। पता चला कि आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत विषयांतर करना पड़ेगा, और अब यह पता चला कि अगर आप विषयांतर हो गए, भाई जैसे मान लीजिए आप प्रदूषण पर निबंध लिख रहे हैं,
अब अगर आप प्रदूषण पर निबंध लिख रहे हैं तो प्रदूषण समाज में रहकर ही तो लोग कर रहे हैं भाई। जो लोग समाज में रह रहे हैं वही तो प्रदूषण कर रहे हैं। तो प्रदूषण में कहीं ना कहीं समाज इन्वॉल्व हो जाएगा, और अगर समाज इन्वॉल्व हो गया प्रदूषण में, और फिर आपने जो है, अब पता चला प्रदूषण छोड़कर आप समाज पर लिखने लगे ना, प्रदूषण में समाज इन्वॉल्व हो गया, अब पता चला कि आप प्रदूषण छोड़कर समाज पर लिखने लगे, तो फिर तो अच्छा नहीं है, आपका विषयांतर हो गया। तो ये निबंध की खास विशेषताएं हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है? कौन सा निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है? रामायण का समय, बंधुत्व किसे कहते हैं, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, और उपर्युक्त में से एक से अधिक ना। कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा निबंध ऐसा है जिस निबंध को भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी ने लिखा है। ठीक है, चलिए बताना बेटा, कौन सा निबंध देखिए, रामायण का समय, मणिकर्णिका न इत्यादि ये भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी के निबंध हैं बेटा। देखो मैंने बताया ना कि निबंध है, मणिकर्णिका है, नाटक है, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ये नहीं, ये यहाँ तक एक ही है, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। कश्मीर कुसुम, संगीत सार, कालचक्र, लेवी प्राण लेवी, जातीय संगीत न, हिंदी भाषा, स्वर्ग में विचार सभा, ये सब है। देखो काल चक्र जो है ये इनका बड़ा प्रमुख पुस्तक है, ये पुस्तकाकार रूप में, जर्नल है, ये पुस्तकाकार रूप में है। और इस काल चक्र में सबसे बड़ी बात इन्होंने क्या किया है बेटा, इसी काल चक्र नामक पुस्तक में इन्होंने संसार की प्रमुख, संसार की प्रमुख घटनाओं का समय निर्धारित किया है, संसार की प्रमुख घटनाओं का समय निर्धारित किया है, किसमें, कालचक्र में। ठीक है, और इसी में इन्होंने लिखा है कि हिंदी नई चाल में ढली, हिंदी नई चाल में ढली 1873 ईस्वी। एक्चुअली देखो बेटा, इसमें इन्होंने संसार, जैसे काबा का युद्ध, रामायण का समय, महाभारत का समय, मतलब ये जो संसार की बड़ी बड़ी घटनाएं घटी हैं, उन घटनाओं का समय निर्धारित किया है कि किस समय में कौन सी घटना घटी है। तो इसमें जो है इन्होंने इसमें एक महत्वपूर्ण चीज इन्होंने लिखा है, हिंदी नई चाल में ढली 1873 ईस्वी, मतलब कि यह भी समाज, संसार की एक बड़ी घटना है कि 1873 में हिंदी नई चाल में ढली, मतलब हिंदी नए रूप में आई। और 1873 में भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था, आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि उस पत्रिका के साथ जो है हिंदी को बताया कि इस पत्रिका के साथ हिंदी नई चाल में ढली। तो आप मुझे जो है जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बाबू, कविता क्या है शुक्ल जी के किस निबंध संग्रह में शामिल है? बहुत पूछा जाता है, चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2, भाग 3, भाग 4, कविता क्या है? चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे बाबू।
फटाफट कमेंट करेंगे बेटा। बिल्कुल एकदम सही उत्तर है, ए इज द राइट आंसर, चिंतामणि भाग 1। देखिए चिंतामणि का पहले तो आप प्रकाशन देख लीजिए ना। चिंतामणि ये बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है बेटा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण तथ्य है कि चिंतामणि भाग 1 इसका प्रकाशन 1939 में हुआ है रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा कि शुक्ल जी के निबंध विचार विधि नाम से भी आए थे इसके पहले, बाद में उनका प्रकाशन चिंतामणि के नाम से हुआ, और चिंतामणि के को 4 भागों में विभाजित, मतलब 4 भागों में प्रकाशन हुआ है चिंतामणि का, और इन 4 भागों में से केवल एक भाग है, ठीक है बेटा, चिंतामणि का जो विभाजन हुआ है वो 4 भागों में हुआ, और इन 4 भागों में से केवल एक भाग है चिंतामणि भाग 1 जो शुक्ल जी के संपादन में निकला, बाकी शेष 3 भाग अन्य के संपादन में निकले हैं। तो चिंतामणि भाग 2 1945 संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, चिंतामणि भाग 3 1983 नामवर सिंह, और चिंतामणि भाग 4 2004 कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह। तो ये चिंतामणि के 4 संस्करण है शुक्ल जी के टोटल निबंधों के। हाँ, और चिंतामणि भाग 1 जिसमें कविता क्या है, इसके जो प्रमुख निबंध हैं बेटा, भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, घृणा, भय और क्रोध, कविता क्या है, भय क्रोध, कविता क्या है इत्यादि, ये क्या है, चिंतामणि के भाग 1 के निबंध हैं। और आप लोग जानते हैं कि चिंतामणि से पूर्व चिंतामणि से पूर्व शुक्ल जी के जो निबंध हैं बेटा वो विचार विधि के नाम से जो है संपादित प्रकाशित थे। अगला क्वेश्चन है बाबू, निम्न में कुबेर नाथ राय की रचनाओं का संगत युग्म है। देखिए एक बात ध्यान रखना कि एक निबंधकार होते हैं जिनको हम कहते हैं ललित निबंधकार। क्या कहते हैं बेटा, ललित निबंधकार। ललित निबंधकार क्या होते हैं, देखिए आप लोग जानते हैं कि शुक्ल जी ने एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि जैसा कि संस्कृत में कहा गया है, गद्य कवि नाम निक्सा वदंती, मतलब गद्य कवियों की कसौटी है। क्या कहा गया है संस्कृत में, गद्य कवि नाम निक्सा वदंती, मतलब गद्य जो है ये कवियों की कसौटी है, ठीक है। और फिर एक बात और भी कही गई है, क्या, कि निबंध जो है वो शुक्ल जी ने कहा कि अगर गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। तो वास्तव में अगर पूरे गद्य में सबसे कठिन विधा है तो निबंध है। और क्यों है, इसका एक कारण है, निबंध अत्यंत नीरस विधा है, नीरस विधा है ना। लेकिन आप खुद देखिए, जब आप पढ़ते हैं क्लास में तो इतना तो याद ही होगा कि भाई जब कोई कहानी आती थी, कविता आती थी, तो जब किसी का कोई निबंध आ जाता था ना तो बड़ा उबाऊ लगता था। आत्मनिर्भरता ना, मित्रता, भारत वो क्या कहते हैं भारतीय संस्कृति, जैसे ये जिस तरह से भी है, मैं ये नहीं कहता कि ये पक्ष पर, मतलब इनको पढ़ करके, क्योंकि निबंध विचार हैं और उसमें कोई कहानी किस्सा तो है नहीं, तो थोड़ा सा तो इसलिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने क्या किया कि जिन्होंने, मैं शॉर्टकट में आपको समझाता हूं बेटा, जिन्होंने सरस निबंध लिखे। क्या लिखे बेटा, कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने अत्यंत सरस निबंध लिखे, रस से युक्त निबंध लिखे, रोचक निबंध लिखे,
और ऐसे निबंधकारों को ललित निबंधकार कहा गया, जिसमें आपके कुबेरनाथ राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये तो सबसे ऊपर आते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो गए, विद्यानिवास मिश्र जी हो गए। इन्होंने ऐसे टॉपिक लिए हैं निबंध के लिए जिन पर बड़ा सरस निबंध लिखा, उनको पढ़कर मजा आएगा। तो निषाद बांसुरी तुम, निषाद योग कामधेनु प्रिया नीलकंठी, निषाद बांसुरी कामधेनु, हाँ 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 हाँ, रेखाएं बोल उठी, देखो रेखाएं बोल उठी तो है नहीं, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा। रुक जाइए बेटा। हाँ, अच्छा 1 मिनट, हाँ मिल गया, चलिए। निषाद बांसुरी, चलिए बेटा, तुम चंदन हम पानी, निषाद बांसुरी, तुम चंदन हम, अच्छा तुम चंदन, निषाद बांसुरी, तुम चंदन हम पानी, निषाद बांसुरी, तुम चंदन हम पानी, निषाद योग और कामधेनु, निषाद योग और कामधेनु, ठीक है। ये आ गया आपका निषाद योग, कामधेनु, प्रिया नीलकंठी, निषाद बांसुरी, और इसका जो है कामधेनु, रेखाएं बोल उठी। चलो 3 ही ऑप्शन मान लो इसमें, ठीक है। अच्छा, चौथा बना लो बेटा, कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो देखो, इसमें आप लोग जानते हैं कि तुम चंदन हम पानी और तुम चंदन हम पानी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये सब जो है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये सब जो है बेटा विद्यानिवास मिश्र जी की है। तो बी इज द राइट आंसर। इनका जो है निषाद योग, कामधेनु, प्रिया नीलकंठी और निषाद बांसुरी। देखिए, कुबेरनाथ राय जी के जो प्रमुख निबंध हैं बाबू, वो प्रमुख निबंध कौन कौन से हैं? प्रिया नीलकंठी, गंधमादन, महाकवि की तर्जनी, मन पवन की नौका, मराल, आगम की नाव, अंधकार में अग्निशिखा, रस आखेट, निषाद बांसुरी, विषाद योग, पत्र मणि पुतुल के नाम, त्रेता का वृहत श्याम, कामधेनु, चिंतनमय भारत। ये कुबेरनाथ राय जी के प्रमुख निबंध हैं। कुबेरनाथ राय जी के ये प्रमुख निबंध हैं, ठीक है। तो इन्हें आप जरूर याद करिएगा। कौन सा कहानी संग्रह ममता कालिया का नहीं है? आपको कहानी भी पढ़नी है। कौन सा कहानी संग्रह ममता कालिया का नहीं है? प्रतिध्वनि, आकाशदीप, मुखौटा, एक से अधिक। देखिए, क्वेश्चन तो आसान है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो आकाशदीप कहानी है बेटा, आप सभी लोग जानते हैं कि आकाशदीप कहानी जो है ये किसकी है बेटा? जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है आकाशदीप ना। बाकी ममता कालिया की है। ममता कालिया के जो प्रमुख कहानी संग्रह हैं वो हैं छुटकारा,
एक अदद औरत, ये महत्वपूर्ण है बेटा। सीट नंबर 6, उसका यौवन, जांच अभी जारी है। प्रतिदिन, प्रतिदिन के बाद मुखौटा, निर्मोही, थिएटर रोड के कौवे, थिएटर रोड के कौवे, 25 साल की लड़की। ये जो है ममता कालिया के प्रमुख कहानी संग्रह हैं बाबू। ठीक है, तो जानते रहिएगा इनको। ये सब जो है ममता कालिया जी के प्रमुख कहानी संग्रह है। देखिए बेटे, राजस्थान जो मुख्य वैकेंसी आई है, इस राजस्थान की मुख्य वैकेंसी के लिए 350 पद न, 350 पद टोटल हिंदी के हैं, और 350 पद बहुत होते हैं बेटा। बड़े बड़े स्टेट में 350 पद एक साथ नहीं आते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग आपके लिए सबसे बेस्ट फैकल्टी लेकर के आई है, और सबसे बेस्ट फैकल्टी द्वारा जो है आपको पूरे 18 विषय पीजीटी में दिए जा रहे हैं। किसी भी कोचिंग में इतने सब्जेक्ट एक साथ नहीं दिए जा रहे हैं आपको। पूरे 18 विषय टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में आपको एक साथ दिए जा रहे हैं। और सबसे खास बात एक बात और है बेटा, कि पेपर 1 एंड पेपर 2, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए पूरा कंप्लीट कोर्स आपको लाइव कोर्स दिया जा रहा है, लाइव कोर्स दिया जा रहा है। ठीक है, और यही नहीं, एक चीज और, कंप्लीट लाइव बैच, कोई भी वीडियो नहीं, सारी क्लास लाइव चलेगी। जैसे आप जानते हैं कि 3 स्तर हैं राजस्थान के, जिसमें उन्होंने एक 12th तक, एक ग्रेजुएशन तक और एक पोस्ट ग्रेजुएशन तक 3 लेवल रखा है। इसमें 12th तक का उनका जो लेवल है बेटा, वो व्याकरण का पोर्शन है, ग्रेजुएशन में साहित्य है, और पोस्ट ग्रेजुएशन में काव्यशास्त्र वाला पोर्शन है। तो जो भी पोर्शन है, जैसे ग्रामर का पोर्शन, जो ग्रामर के स्पेशलिस्ट हैं वही पढ़ाएंगे, साहित्य का पोर्शन जो साहित्य के स्पेशलिस्ट हैं वो पढ़ाएंगे। तो इस तरीके से जो भी पोर्शन आपका है वो स्पेशलिस्ट, ये नहीं कि एक ही टीचर सब पढ़ा दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। दूसरी चीज है बेटा कि पेपर 1 पेपर 2 दोनों कवर हो रहा है आपका ना, बेस्ड जो है इसमें। यही नहीं, एक बात और देखिए कि जो अब तक एग्जाम हुए हैं, जो राजस्थान का पैटर्न है, जो राजस्थान का सिलेबस दिया, बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग कोर्स चलेगा। ये नहीं कि कुछ भी पढ़ाया जा रहा है। आपको अनलिमिटेड प्रैक्टिस शाम 5 बजे पर डे हम आपके बीच प्रैक्टिस लेकर आ ही रहे हैं, मतलब बुधवार से लेकर रविवार तक। और जो है क्वेश्चन, इसके अलावा मॉक टेस्ट आपको अलग से मिलेगा इसके साथ ही साथ है। जो है जो जिनमें भी 2 विषय की बात चलती है, मतलब कुछ ऐसे भी हैं जहां की डबल है, कुछ मतलब हिंदी अंग्रेजी दोनों में पेपर आता है, तो वहां आपको जो है हिंदी अंग्रेजी दोनों में मिलेगा। अब देखिए, बहुत सरल है बेटा। आप अगर अपना एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, तो, और लेना चाहते नहीं, लेना चाहिए, अगर राजस्थान देना चाहते हैं तो एडमिशन लेना ही चाहिए, क्योंकि YouTube पर कहीं भी, या मतलब आपको जो है ऑनलाइन कहीं इससे बेहतर विकल्प नहीं मिलेगा, ये मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं। तो आपको कुछ नहीं करना। जिन लोगों ने टेक्स्ट बुक का ऐप डाउनलोड कर रखा है, वो तो सीधे अपना ऐप खोलो, और ऐप खोलते ही वहां डायरेक्ट टाइप कर दो RJ PGT, राजस्थान PGT, और कोर्स आपका खुल जाएगा। और कोर्स खुलते ही वहां आप अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो। सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद वहां परचेज का ऑप्शन आएगा, उसमें सबसे ऊपर लिखा रहेगा यूज कूपन कोड, यूज कूपन कोड। यूज कूपन कोड आप क्लिक करोगे, वहां सारे टीचर जिनका भी कोड है वो आ जाएगा। आपको याद रखना है कि आपको कोड के रूप में जो है बेटा VIJAY, विजय, इतना सरल प्रक्रिया, आप खुद से एडमिशन ले सकते हैं अपना। विजय कोड यूज करना है,
और फिर आपको जैसे ही आप विजय कोड डालेंगे वहां अप्लाई का ऑप्शन आएगा, आप अप्लाई कर देना। जब आप अप्लाई कर दोगे तो नीचे ऑप्शन आ जाएगा, आप कोर्स की प्राइस, एक्चुअल प्राइस दिखने लगेगी कोड डालने के बाद, जो माइनस होने के बाद। फिर वहां नीचे रहेगा आपको परचेज करने का ऑप्शन, आप कोर्स को परचेज करिए, वहां पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, पेमेंट कर दीजिए ना, अपना ऑथेंटिक मोबाइल नंबर वगैरह सब डालने का ऑप्शन, वहां सब एकदम एक एक पॉइंट आप आराम से पढ़ते जाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस जो जो कहें फिल करते चले जाइए, और वहां से फिर आपको जिस मोबाइल नंबर से आपको क्लास करनी है, इस तरह से करके आप और आराम से अपना जो है बैच परचेज कर लीजिए, और फिर उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेकर के हमको जो है 6393 38 29 97 इस नंबर पर जो है व्हाट्सएप कर दीजिए बेटा ना। इस नंबर पर हमें आप व्हाट्सएप कर दीजिए, और हम भी जान जाएंगे कि आप हमारे बैच के हैं, आप हमसे जुड़ चुके हैं। दूसरी चीज में भी, अगर इसके बाद भी आपको कोई दिक्कत होती है तो सबसे पहले आप अपने कोर्स का नाम लिख देना, अपना मोबाइल नंबर लिख देना, और अपना नाम लिख देना, और ये तीनों लिख करके आप हमें 6393 38 29 97, वही जो अभी मैंने नंबर ये दिया आपको, यही वाला, ये सेम नंबर, क्यों दो बार लिखूं, आप कंफ्यूज हो गए। आप जो है 6393 38 29 97 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। हम आपको एडमिशन कराने में सहयोग कर देंगे। तो बेटा देखो, एक बात ध्यान रखना कि कुआं, आग लगने पर कुआं खोदना ये बुद्धिमान आदमी का काम नहीं। ठीक है, राजस्थान थोड़ा समय देता है पढ़ने के लिए, तैयारी के लिए, लेकिन अभी से जो पढ़ेगा वो कोर्स को कंप्लीट कर लेगा, फिर उसके बाद उसे रिवाइज करेगा, प्रैक्टिस सॉल्व करेगा। अब लास्ट टाइम जिसका होगा वो तो पढ़ने में ही रह जाएगा, वीडियो में ही रह जाएगा, फिर वो कहाँ से कंप्लीट करेगा। इसलिए अभी से लग जाइए और विजय कोड यूज करिए और सुपर कोचिंग के साथ जुड़िए। और केवल हम ही नहीं, देखिए इतने सारे एक्सपर्ट, ये सारे एक्सपर्ट आपके साथ लग रहे हैं, तो सबको जो है, जिसका जो भी क्वेश्चन हो, जिस भी तरह का आपका कोर्स आप चाहते हो वो कोर्स लीजिए। चलिए, लाख की चूड़ियां, लाख की चूड़ियां कहानी संग्रह किसका है? कामतानाथ, हरिशंकर परसाई, अरविंद कुमार सिंह, सुमित्रानंदन पंत। बड़ी अच्छी कहानी है बेटा, लाख की चूड़ियां जो हैं ये बड़ी अच्छी कहानी है, और मैं बता रहा हूं ये कामता नाथ जी का है, और बहुत चर्चित कहानी है लाख की चूड़ियां। एक्चुअली देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, लाख की चूड़ियां इस कहानी में आज के समय में फैक्ट्रियों के कारण खत्म होते लघु उद्योगों को दर्शाया गया। देखिए, लाख की जो चूड़ी है वो फैक्ट्री में नहीं बनती। लाख आप जानते हैं ना, जो कंगन में पहनती है महिलाएं, चौड़ा चौड़ा सा होता है, बाद में आप देखते होंगे कि टूट के भी इस तरह से इतने बड़े बड़े टुकड़ों में निकल जाता है ना, ऐसा लगता है जैसे चीनी मिट्टी के टुकड़े, वो चीनी मिट्टी नहीं, लाख होती है। तो लाख का जो काम होता है बेटा, ये लाख का काम फैक्ट्रियों में नहीं होता है, लाख का काम लघु उद्योगों में होता है। लोग अपने जो है छोटी छोटी दुकान अपने घरों में बनाकर लाख के कंगन बड़े बड़े दुकानदारों को बेचते हैं। लेकिन जब से ये फैक्ट्रियां आ गई, अब इन फैक्ट्रियों में बनने वाले जो कंगन हैं, जो मशीनों से बन रहे हैं, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव भी हैं और सस्ते भी हैं। उनका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, उनकी लागत कम आती है ना, उनमें मजदूरी कम लगती है, भाई मशीन की क्या मजदूरी, तो इसलिए जो है वो सस्ते हैं। अब उसने धीरे धीरे लाख की चूड़ियों के जो व्यापार हैं, इस व्यापार को ख़त्म कर दिया है, और यही इस पूरी कहानी में दर्शाया गया है कि मिल फैक्ट्रियों के कारण। आप एक बात देखो, किसी समय में आप सब लोग इतना तो जरूर जानते होंगे सभ्यता कल्चर के बारे में, कि किसी समय में बनारस रेशमी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध था ना। कहा जाता था कि बनारस में जो संत रहते हैं उनकी कौपीन, कौपीन माने लंगोट भी रेशम की होती है। इतना बड़ा काम था बनारस में रेशम का। लेकिन आज मिल फैक्ट्रियों के कारण जो बनारसी साड़ियां हमें आपको मिल रही हैं, वो समझ लीजिए डुप्लीकेट है, वो फैक्ट्री में बनी बनारसी साड़ियां हैं। वास्तव में जो बनारसी साड़ी प्रसिद्ध थी वो अब खत्म हो गई, लुप्त हो गई। बड़े मुश्किल से कुछ बुनकर होंगे जो बुन रहे होंगे, तो अब वो उतना भाई अब उनको उतनी उस तरह के मटेरियल लगाएंगे, उतना दिन लगेगा, एक महीने में एक दो साड़ी, मुश्किल से 3 साड़ी निकाल पाएंगे, तो उतनी उनकी कास्ट, उनके परिवार के चलाने का कास्ट उसमें आएगा, तो वो साड़ी महंगी होगी। फैक्ट्री एक दिन में 100 200 1000 साड़ी बना देगी, तो सस्ती होगी। तो अब उनके आगे बुनकरों की साड़ी कौन ले? इसलिए मैं बता रहा हूं, एक कौन देश विभाजन पर आधारित कहानी नहीं है,
लेटर बॉक्स, बदला, शरणदाता, एक से अधिक। मतलब इसमें जो है कौन सी कहानी देश विभाजन पर आधारित नहीं है? लेटर बॉक्स, बदला, शरणदाता और एक से अधिक। जल्दी से बताना बेटा। चलिए, तो ठीक है बेटा, मुझे लगा था कि थोड़ा सा कहीं लेटर बॉक्स ये कहानी है। देखो, ये सारी कहानियां जो हैं बेटा, लेटर बॉक्स, बदला, शरणदाता, इसका सही उत्तर है एक से अधिक। ये देखिए, ये चारों मतलब तीनों कहानियां, ये तीनों कहानियां जो हैं बेटा आज्ञे जी की हैं और सभी देश विभाजन पर आधारित हैं। तो देखिए, अब कहानी की बात की, अगर हम उपन्यास की बात करें कि देश विभाजन पर आधारित उपन्यास, देश विभाजन की ही चर्चा चल रही है, तो देश विभाजन पर आधारित अगर उपन्यास की बात करें तो आप सभी लोग जानते हैं कि झूठा सच उपन्यास है किसका? यशपाल जी का। दूसरा तमस उपन्यास है भीष्म साहनी जी का। तीसरा आधा गांव उपन्यास है राही मासूम रजा जी का। तो ये सब जो है देश विभाजन पर आधारित उपन्यास है। अगला है, आज्ञे जी की रोज कहानी किस अन्य नाम से जानी जाती है? कह रहे हैं कि आज्ञे जी की एक कहानी है बेटा, जिस कहानी का नाम है रोज। यह रोज कहानी जो है किस अन्य नाम से जानी जाती है? पत्नी, शरणदाता, गैंग्रीन, कविप्रिया। देखो बेटा, रोज कहानी जो है ये कहानी गैंग्रीन नाम से जानी जाती है। गैंग्रीन ये इसमें मध्यम वर्गीय भारतीय समाज के रूप में घरेलू स्त्री के जीवन और मनोदशा पर प्रकाश डाला गया है। इसके मुख्य पात्र हैं मालती व डॉक्टर महेश्वर। देखो, ये एक्चुअली मालती जो है ये लेखक की बहन, मतलब सगी बहन नहीं है, ये बहन लगती है, मतलब लेखक की सगी बहन नहीं है। पर यह है कि जिस समय मालती पढ़ रही होती थी, जिस समय मालती स्टूडेंट लाइफ में होती है, उस समय मालती की बात ही कुछ और होती है। मालती जो है ये बड़ी ही चंचल, किसी से भी बोलने वाली, हरदम चहकते रहने वाली, हंसते रहने वाली एक स्टूडेंट है। लेकिन जब शादी के बाद काफी दिन बाद जो है लेखक मालती के यहाँ जाता है, तो मालती को जब देखता है तो वो लेखक पाता है कि मालती बिल्कुल जैसे कोई मतलब नहीं, एकदम अपने काम में रची बसी एक बच्चा है, वो भी अस्वस्थ सा है, पति डॉक्टर हैं, पहाड़ों पर नौकरी है, चले जाते हैं, देर से आते हैं ना, और देख रहे हैं कि मतलब बिल्कुल एक घिसी पिटी सी जिंदगी। तो वही लगा कि कैसे इस तरह की जीवन जीने वाली मालती कहां। तो ये रोज कहानी पहले गैंग्रीन के नाम से। मछली शीर्षक कहानी कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से ली गई है? मछली शीर्षक जो कहानी है ये विनोद कुमार, मछली एक कहानी है किसकी? विनोद कुमार शुक्ल जी की। तो कह रहे हैं कि यह मछली कहानी जो है विनोद कुमार शुक्ल जी के किस कहानी संग्रह पर आधारित है, मतलब किस कहानी संग्रह से ली गई है? देखो बेटा, मैं आपको बता दूं कि ये जो मछली कहानी है ये विनोद कुमार शुक्ल के महाविद्यालय, ये इनका कहानी संग्रह है, इस महाविद्यालय कहानी संग्रह से ली गई है।
और महाविद्यालय जो है, ये जो कहानी संग्रह है, इसमें ये महाविद्यालय जो है, ये कहानी एक छोटे शहर के निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के भीतर के वातावरण, जीवन और संबंधों को आलोकित करती हुई लिंग भेद की समस्या को स्पर्श करती हुई कहानी है। मतलब इसमें जो है वो सारी चीजें दिखाई गई हैं कि छोटे शहर में निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के भीतर का इन्वायरमेंट कैसा है, उसके जीवन के संबंध कैसे हैं ना, और किस तरह से जो है आज भी हमारे परिवार में, समाज में लिंग भेद की समस्या है। बेटों को अधिक महत्व दिया जाता है, बेटों को अधिक तवज्जो दी जाती है। तो ये चीज जो है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सूखा सरोवर, लक्ष्मी नारायण लाल, अग्निलीक, भारत भूषण अग्रवाल, उत्तर प्रियदर्शी, धर्मवीर भारती, और उपर्युक्त में से कोई। कह रहे हैं कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए यही चीज है कि उत्तर प्रियदर्शी कहां गया? ये उत्तर प्रियदर्शी जो है, ये धर्मवीर भारती की रचना नहीं है बेटा। ये उत्तर प्रियदर्शी जो है अज्ञेय का नाटक है ना। उत्तर प्रियदर्शी क्या है? उत्तर प्रियदर्शी जो है ये अज्ञेय का नाटक है। ठीक है, इसका आंसर देखिए बेटा, उत्तर प्रियदर्शी नाटक अज्ञेय जी का है। इसमें अज्ञेय जी ने अशोक के साम्राज्य का वर्णन किया है, जिसमें नरक बनवाया गया है। नरकाधिपति, नरकाधिपति व अशोक के मध्य राज मर्यादा की रक्षा का वर्णन है। पात्र, प्रियदर्श, अशोक, मंत्री, घोर संवाद। देखो मैं आपको बता रहा हूं कि यह जो उत्तर प्रियदर्शी नाटक है, ये अज्ञेय अशोक के समय का ऐतिहासिक एक नाटक लिखा है अज्ञेय जी ने। और अशोक ने, चूंकि देखिए अशोक ने जब बौद्ध धर्म अपना लिया तो अब वो हिंसा से दूर हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यह भी तय है कि राज्य जो है वो बिना दंड के नहीं चलेगा। तो इसके लिए अशोक ने नरक एक जगह बनवाई और उसका जो मुख्य था उसको नाम दिया नरकाधिपति। और नरकाधिपति अपने क्षेत्र में इतना स्वतंत्र था कि वो राजा की आज्ञा मानने को भी बाध्य नहीं था। राजा की आज्ञा मानने को भी बाध्य नहीं था। तो अशोक ने उसे खुद यह अधिकार दिया था। लेकिन एक बार जब अशोक वहां जाता है उधर, मतलब तो वहां नरकाधिपति और अशोक के बीच राज मर्यादा को लेकर के विवाद छिड़ जाता है। और यही चीज इस नाटक में दिखाई गई है। तो बेटा बस आज की कक्षा यहीं तक। मेरे प्यारे बच्चे, फिर मैं आपको बता दे रहा हूं, गौर करना आप लोग, आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपने ऐप डाउनलोड कर रखा है, देखो सबसे बेहतर टीम है और सबसे बेहतर कोर्स, सबसे बेहतर समय पर, सबसे बेहतर लाइव क्लास। ठीक है, तो अगर आप जो है अगर आपने ऐप डाउनलोड कर रखा है, ऐप, तो आपको कुछ नहीं करना, ऐप खोलना, ऐप खोल के सीधे सीधे लिखना RJPGT और RJPGT लिख करके और क्लिक करना बेटा, राजस्थान खुल जाएगा। अपने विषय का चयन करना। जैसे ही आप विषय का चयन करेंगे, एडमिशन की प्रक्रिया होगी। ऊपर लिखा होगा ना यूज कोड ना, यहां कोड डालने का ऑप्शन होगा। इस कोड में आप यहां जो है डालेंगे VIJAY, विजय कोड डालेंगे। और फिर यहां नीचे आ जाएगा अप्लाई ना, अप्लाई का जो है ऑप्शन आ जाएगा। अप्लाई करते ही इसकी एक्चुअल प्राइस आपको दिख जाएगी और फिर आप वहां से उसे परचेज करके हमें व्हाट्सएप करिएगा। या जिन्होंने नहीं ऐप डाउनलोड किया है वो YT पर जाएंगे, यूट्यूब पर जाएंगे, सॉरी YT कर रहा हूं, गूगल पर ना, वो गूगल पर जाएंगे और वहां जाकर के और लिखेंगे क्या कि TGT PGT सुपर कोचिंग, और जैसे ही खोलेंगे कोचिंग खुल जाएगी। फिर वहां आप तत्काल जो है उसमें जाकर के फिर सेम यहां से जो है ये पूरी प्रक्रिया यही सेम दोहराएंगे। RJPGT लिखेंगे, विषय चयन करेंगे, कोड विजय डालेंगे और अप्लाई करके, और वहां फिर ऑप्शन आएगा पेमेंट का। पेमेंट, अच्छा इसमें एक खास बात और भी है कि आप चाहें तो 2 किस्तों में भी कोर्स परचेज कर सकते हैं।
ठीक है। तो कोर्स आप चाहे तो 2 किस्त में परचेज कर लें, चाहे एक बार में परचेज कर लें, और परचेज करके वो दोनों ऑप्शन वहां होगा, और आप करके, और जो है हमें जो है बेटा 63 93 38 29 97, 63 93 38 29 97 आप हमको जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। और अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आती है, मे बी आप कोर्स खुद से नहीं परचेज कर पाते हैं, तो कोई बात नहीं, आप हमें कोर्स का नाम लिख देना, अपना नाम लिख देना, और मोबाइल नंबर लिख देना, और ये तीनों लिख करके इसी नंबर पर हमको व्हाट्सएप कर देना, फिर हम आपको परचेज करवा देंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा।